मुझे वीज़े खुद अप्लाई करने चाहिए या फिर मुझे एजेंट को पैसे देने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका जो वीज़े का चांस होता है ना वो मैक्सिमम होता है, बहुत रेयर चांस होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। IPR यहाँ पे मतलब ले रहा हूँ अपनी यूएई फ़ौरन लॉन्च करनी चाहिए आपको। अभी रिसेंटली आज ही बल्कि मेरी बंदे से मुलाकात हुई है, उसको भी 476 के ऊपर जॉब मिल गई है और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने के कितने तरीके हैं और इसके साथ साथ मुझे PR कब अप्लाई करनी चाहिए, मुझे वीज़े खुद अप्लाई करने चाहिए या फिर मुझे एजेंट को पैसे देने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया आने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे जो आपका चीपेस्ट वे है ना, दैट इज सब क्लास 476 वीज़ा। लेकिन ये वीज़ा सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, क्योंकि इस वीज़े के लिए वो सारे लोग एलिजिबल हैं जिनकी डिग्रीज वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हैं, रिगार्डलेस लेवल 1 की हैं या लेवल 2 की हैं। अगर तो आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड की एक्रेडिटेड है तो आप 476 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे आपका आसान एलिजिबिलिटी है ना वो भी इसी वीज़े की है, क्योंकि अगर आपने वाशिंगटन वाली डिग्री की हुई है और आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है प्लस उसके साथ साथ अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फिर सक्सेस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इस वीज़े की जो सक्सेस रेशियो है दैट इज मैं कहूँगा 99%। 1% का मार्जिन इसलिए रखता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स में प्ले करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जिसपे होम फेस को शक है या ऑब्वियसली बात है जो आपके लेजिट नहीं है, तो उसमें आपका रिफ्यूज़ल का चांस बढ़ जाता है या फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा की तरह एडवाइस ये है, रिगार्डलेस कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट लेजिट और वैलिड होने चाहिए। अब उस तरफ आ जाते हैं दूसरा वीज़ा। जो दूसरा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया आने के लिए दैट इज स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। टफ और मुश्किल इन सेंस इस तरह है कि उसमें आपकी स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, प्लस जो उसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है ना वो टफ है। लाइक पहले GD था, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, अब उसको उन्होंने रिप्लेस कर रहे हैं GST के साथ, विच इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। GT में बेसिकली वो चेक करते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट आएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में इंटरेस्टेड है एंड देन आप वापस चले जाएंगे। ये वो बातें हैं जो हम सब लोग अपनी SOPs में भी लिखते हैं। पहले चीज़ें होम फेस चेक करता था, कुछ यूनिवर्सिटीज खुद अपना इंटरनल GT करती थी जिसमें वो आपके इंटरव्यूज भी करती थी। इंटरव्यू में सवाल किस तरह के आते हैं, इसी तरह के आते हैं कि आपका जो कोर्स है वो आप क्यों करना चाहते हैं, क्या करेंगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। फिर अगर आपकी जो स्टडीज है वो फंड हो रही है, कौन फंड कर रहा है। फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे। फिर उसके बाद वो GT पास करती थी एंड देन CA इशू होती थी। उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होता था या रिफ्यूज होता था, वो डिपेंड करता है होम फेस के ऊपर। लेकिन अगर अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक RMIT, लाट्रोब, UNSW और जो आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर तो ये आपका GT क्लियर करती हैं, उसके बाद आपका जो वीज़े का चांस होता है ना वो मैक्सिमम होता है। बहुत रेयर चांस होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होने का चांस होता है। बिकॉज वीज़े का ग्रांट का या रिफ्यूज़ल का डिसीजन वो होम अफेयर्स के हाथ में है, वो यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है। बट अगर यूनिवर्सिटी आपकी GT क्लियर करती है और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली वीज़ा लगने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए लोग पूछते हैं कि कॉलेज में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं डिप्लोमे में जाऊँ या फिर मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ। देखिए, जो बैचलर्स है तो बैचलर्स आप कहें कि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने वो मीट कर लिया तो वीज़े का चांस आपका हो जाता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है मास्टर्स की या डिप्लोमे की, तो मेरा मशवरा हमेशा लोगों को होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करें और फिर आप उस जगह जाएं जहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडिंग है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका वीज़ा लगने में मदद हो जाएगी। अब जो दूसरी हर्डल आती है वो आती है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो टफ है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर लूँ तो इस टाइम जो स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है दैट इज़ अराउंड 1.2 to 1.4 मिलियन। ये जो फिगर है ये ऐसा नहीं है कि अगर इतना नहीं अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, 0.8 मिलियन है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा लगने का चांस कम होता है। अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे करते हैं, आपका आइल्स अच्छा है, आपका GPA अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपका वीज़ा लगने का चांस बढ़ जाता है। अब लोग पूछते थे क्या मैं 2.4 पे हूँ, 2.3 पे हूँ, मेरा GPA में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा आइल्स जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जो एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितना जितना केस आपका स्ट्रांग होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म ऑफ आइल्स और इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या इन टर्म्स ऑफ आपका GPA, तो आपका वीज़े का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो केस ऑफिसर को कोई स्टैंडिंग देती है कि यार मैं इसको वीज़ा ग्रांट कर दूं। तीसरा रास्ता जो ऑस्ट्रेलिया आने का है ना वो PR का है। अच्छा, अब लोगों के जहन में शायद ये सवाल है कि जो PR है ना इट्स लाइक स्टूडेंट वीज़ा या फिर सब क्लास 476, ये इस तरह नहीं है।
पीआर का ये प्रोसेस होता है कि आपको अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में सबमिट करना होता है, जिसको ये ईओई कहते हैं। आपको वो सबमिट करानी होती है। वो बेसिकली एक पूल है, लाइक इन केस ऑफ कनाडा। उस पूल में ये राउंड चलाते हैं, उसमें से जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको ईमेल्स आती हैं और फिर आपको ये इनवाइट करते हैं कि आप वीज़ा लॉन्च करें। जब आप वीज़ा लॉन्च करते हैं उसके बाद जब आपका फाइनल ग्रांट आता है, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। कहने में सिंपल लग रहा है बट इट्स टाइम टेकिंग। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी जो ईओईस थी वो गए 3-3, 4-4 साल सबमिट रही हैं, मतलब उन्होंने 2-2, 3-3 सबमिट कराई, फिर ऑब्वियस सी बात है एक्सपायर हो गई, फिर उन्होंने नई सबमिट कराई, उनको इन्वाइट्स नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल आज सबमिट करी तो 3 दिन बाद उनको इन्वाइट आ गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक, राउंड्स, आपका ऑक्यूपेशन और फिर आपके पॉइंट्स। मेरे से कोई भी पूछता है कि पीआर कब अप्लाई करनी चाहिए, देखिए मेरा मशवरा हर बंदे को यही है कि पीआर आप जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं आपको अप्लाई करनी चाहिए। बाय पीआर मैं यहाँ पे मतलब ले रहा हूँ अपनी यूएई फौरन लॉन्च करनी चाहिए आपको। अब लोग कहते हैं कि मुझे 4 सेमेस्टर ग्रांट हो गया है, जस्ट ग्रांट हो गया है, मैं ऑस्ट्रेलिया आता हूँ, मैं ऑन शोर आके अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर देता हूँ। देखिए नुकसान उसमें कोई नहीं है, बट बात इतनी सी है कि आपके जो 10-12 दिन है वो वेस्ट हो जाते हैं। आपको पहला काम जो करना है स्ट्रेट अवे अपनी यूएई लॉन्च कर देनी है, क्योंकि जो इनवाइट जाते हैं वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पॉइंट्स पे करेंगे, फिर डेफिनेटली स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद आपकी ना डेट ऑफ लॉन्चमेंट पे डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए अगर आपने वो 10-12 दिन बचा लिए हैं तो हो सकता है अगर आपका पॉइंट जो है वो टाई हो रहा है विद समवन एल्स तो आपका इनवाइट पहले जाएगा, क्योंकि आपने उससे पहले अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराई होती है। तो बेसिकली ये वो चीज़ें जिनके ब्याह पे सिलेक्ट करते हैं कि हमने किसको इनवाइट भेजना है, किसको इनवाइट नहीं भेजना। कुछ इन डिमांड ऑक्यूपेशन है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कौन से ऑक्यूपेशन है जो इन डिमांड है, आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि पीआर जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है इस दफ़ा का जो भी कोटा है वो 195,000 1,95,000 का कोटा है, जिसमें से आपने हार्डली उन्होंने मेरे ख्याल है अराउंड 20,000 इन्वाइट स्टैम्प भेजे हैं, तो बाकी स्टैम्प पड़े हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है वो यही है कि या तो कोटा मजीद रिलीज होगा या फिर होम अफेयर्स जो है वो बड़े राउंड्स चलाएगा। अब उस सवाल की तरफ आ जाते हैं जो लोग पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सीवी का फॉर्मेट शेयर कर दें। देखिए मैं किसी की सीवी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता या इवन अपनी भी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन मैं ये इनकरेज करता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई सीवी बनाई है आप मुझे शेयर करें, मैं जो उसको रिव्यू कर लूँगा, उसमें जो कुछ चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी सीवी एडिट कर लें। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ सेपरेट सी, जिसमें मैं एक सैंपल उठा लूँ और मैं उसमें बता दूँ कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको मदद देंगी कि आपकी सीवी इनके सिस्टम में थ्रू हो जाया करे। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं ना, वो एक आपका सॉफ्टवेयर से गुजरती है। उस सॉफ्टवेयर में अगर उसको कीवर्ड्स मिल जाएंगे ना तो आपकी सीवी थ्रू होती है टू एचआर, नहीं तो आपकी सीवी थ्रू नहीं होती। अब यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की सीवी थ्रू नहीं होती, क्योंकि उनकी सीवी में बहुत सारे कीवर्ड्स अपनी फील्ड के मिसिंग होते हैं। तो वो कैसे ढूंढने, कहाँ से ढूंढने, किस तरह होगा, इंशाल्लाह वो मैं वीडियो बना लूँगा, आप लोगों से शेयर आउट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक अच्छी बात करते चलते हैं कि लोग कहते हैं जो जॉब ऑस्ट्रेलिया में शायद वो मुश्किल है या मिलती नहीं है, जो लोग 476 पे उनको नहीं मिलती। मैं आपको बताता चलूँ कि 476 वीज़ा के ऊपर अभी रिसेंटली आज ही बल्कि मेरी बंदे से मुलाकात हुई है, उसको भी 476 के ऊपर जॉब मिल गई है और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो अदर दैन सिविल इंजीनियर्स जो मेरी नज़र में लोग आए जिनको जॉब्स मिल रही हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो कहते हैं कि 4 महीने हो गए हमें जॉब नहीं मिली। द रीज़न इज़ यू आर नॉट हंटिंग इनटू द राइट मैनर। मैंने आपको कहा है कि आपने फॉलो अप करना है, आपने जो रिक्रूटर है उसको अप्रोच करना है, उससे बात करनी है, उसको अपनी विलिंगनेस शो करनी है और कोशिश करनी है कि यू हैव टू सेट इन द इंटरव्यू। जो हर्डल आर्ट्स उसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ कि जी आपका वीज़ा 18 महीने के हम आपको क्यों रखें। आप उनको कहो कि यार आप मुझे 18 महीने के लिए रखो, बाय देन मैं डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ सॉर्ट आउट कर लूँगा, इफ़ नॉट फिर मैं खुद कंपनी छोड़ दूंगा। और इस प्रोसेस के थ्रू भी जो है वो लोगों की बात बनी है एंड दे आर एबल टू सिक्योर जॉब्स। तो ये वो बातें हैं जो डेफिनेटली मैंने खुद इस इंडस्ट्री में 5 साल लगा के सीखी हैं और मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। अब अगली वीडियो मेरी आने वाली है वो एक 476 वीज़ा होल्डर के साथ होने लगी है, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में पूछेंगे, उसकी जर्नी आज तक पूछेंगे, फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ कैसे चीज़ें उसने मैनेज की, फिर उसकी रिकमेंडेशन लेंगे कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी 476 वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या जो ग्रांट्स हो चुके हैं तो उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। फिर उसका जो ये डिसीजन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, वेदर ये वर्थ इट था या नहीं था। सो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरा इंटरव्यू होगा जिसमें हम उससे सारे सवाल कर लेंगे और डेफिनेटली वो वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो आप लोगों के साथ शेयर आउट कर दूँ, ताकि वो सारे लोग जिनके ग्रांट्स हो चुके हैं और जिनकी प्लानिंग है कि अगले महीने में आना है या उससे अगले महीने में आना है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में आ रहे हैं और मेरी उनसे ऑलरेडी बातचीत हो रही है एंड दे आर इन माई ग्रुप एज वेल। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।